गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 6 का भाग 2। यह भाग आने में काफ़ी लेट लगा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी 100% सही नहीं है। वो मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। लेकिन आज से आप लोगों को प्रतिदिन वीडियो मिला करेंगी। और आज तो लेट हो गई, कल से जाना 10 बजे भूगोल की वीडियो और 11 बजे विज्ञान यानी कि साइंस की वीडियो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 11 बजे साइंस की वीडियो मिल जाया करेंगी। और उसके बाद जैसे मुझे समय निकलेगा, उसके बाद तीसरा विषय भी कुछ दिनों के बाद शुरू करूँगा। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। पठार। पठार क्या होता है? तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये पठार का एक दृश्य है। ये जो समतल भूमि है इससे ये उठी हुई है और ये क्या है? सपाट है। तो इसको इस तरह की जो भूमि होती है उसको हम पठार कहते हैं। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यानी जैसे मेज सपाट होता है, मेज यानी कि प्लेन होता है, उसी तरीके से इसका ऊपरी भाग भी लगभग प्लेन होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। यानी किनारे एक से अधिक होते हैं और ढाल कैसे होते हैं? ऐसे सीधे खड़े होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ सौ मीटर से कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह, यानी पठारों, इसका मतलब क्या हुआ कि पठारों की ऊंचाई 400-500 मीटर भी हो सकता है, 4-5 हजार मीटर भी हो सकती है। तो पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में जाना था कि पर्वत नवीन पर्वत और जो पुराने पर्वत हैं, उसी तरीके से पठार भी नए पठार और पुराने पठार हैं। जिसमें भारत का जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों में से एक है, जो कि भारत के दक्षिण में है, यानी कि दक्षिणी भारत में है दक्कन का पठार। और उसके बाद है केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। इस प्रकार के उदाहरण है, यानी कि पुराने पठारों के उदाहरण है। तो आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप लोग एटलस में केन्या, तंजानिया, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी पठार है, इस सब को आप चिन्हित करेंगे। ये आपको मिलेगा विश्व के भौतिक मानचित्र में। आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे। अब आगे देखते हैं कि तिब्बत का पठार मानचित्र 5.1 है, यानी चित्र 5.1 है, जो 5वें चैप्टर का है। उसमें आप देख सकते हो कि उसमें मानचित्र में तिब्बत का पठार, जो कि तिब्बत में है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई का माध्य यानी कि एवरेज, औसत, वो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं पे इसकी ऊंचाई 4000 से कम भी है, तो कहीं पे 4000 से ज़्यादा है, कहीं पे 6000 के आसपास है, तो कहीं 6000 से भी ज़्यादा है। तो इसलिए एवरेज है ये 4000 से 6000, यानी कि इसी के बीच में हर जगह है। कहीं पे 4100 मीटर है, कहीं पे 4200 मीटर है, कहीं पे 5500 मीटर है। इस तरीके से पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार उपयोगी क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें खनिजों की प्रचुरता होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा मिनरल्स की यहाँ पे होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। खनन क्षेत्र यानी कि खुदाई जहाँ पे होती है, वो क्षेत्र कहाँ है? इन पठारों में पाए जाते हैं। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात जिसको हम लोग कह देते हैं झरना। तो जलप्रपात वैसे होता क्या है कि जब कोई नदी एक ऊंचाई से गिरती है तो उससे जो धारा बनती है तो उस धारा को जलप्रपात कहा जाता है। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्णरेखा नदी है जिस पर हुंडरू जलप्रपात है, और कर्नाटक में है जोग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं जो कि ये पठार के ऊपर ही है। लावा पठार में काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल यानी कि देखने लायक, घूमने लायक जगह होती हैं जो कि पर्यटकों को यानी कि टूरिस्टों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अब आगे हम देखेंगे मैदान के बारे में। मैदान क्या होता है? तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, यानी कि जो प्लेन एरिया होता है वो प्लेन जहाँ पे कि एकदम बिल्कुल समतल हो जाए, ना ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं हो, तो ऐसे भाग के ये बहुत बड़ा भाग होता है जिसको हम मैदान कहते हैं। वे सामान्यतः माध्य यानी कि औसतन 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। समुद्र के तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक है उर्मिल और दूसरा है तरंगित। उर्मिल का मतलब होता है, तरंगित का मतलब ये होता है इस तरीके से, इसको कहते हैं तरंगित होना, और उर्मिल का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित करती हैं। अपर्दित मतलब कटाव उनका होता है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित मतलब जमा कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन, जाहिर सी बात है, देखिए समतल अगर होगा, कोई भी जगह अगर समतल होगी तो वहीं पे आप परिवहन के साधन जैसे कि रेल की पटरी आप बिछा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। उसमें सड़क बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना क्या होता है? आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, यानी कि मैदानी भागों में इसलिए जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब देखिए, एक अगर प्रश्न आपसे किया जाए कि मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या होने के कारण बताइए, तो अधिक जनसंख्या, मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं और साथ ही साथ यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो नदियों के द्वारा बनाए गए। जैसे एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान सबसे बड़े मैदानों में का उदाहरण है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है, यानी कि समतल भूमि में ही मकान बनाए जाते हैं और खेती भी बहुत अधिक होती है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में होता है? तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग इसी में जानते हैं स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप
मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है, यानी कि स्थल रूपों के जैसे पर्वतीय लोग अलग तरीके से रहते हैं, पठार पे रहने वाले का रहन सहन अलग होता है, मैदानी भागों के रहने वाले का अलग होता है रहन सहन। तो पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो। कभी कभी जो नेचुरल डिजास्टर होता है, यानी जिसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार यानी ज्वालामुखी का फटना, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं यानी कि इन अचानक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों से को कम कर सकते हैं या फिर इनसे अपने आप को बचा सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। अब देखिए, जल की जहाँ तक बात करें तो एक जल के कम से कम 2 से 3 प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन भारत में अभी तक जल का सिर्फ सिंगल यूज होता है, यानी कि एकल प्रयोग होता है। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण कर देना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें क्या कर देता है, गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। और इसी स्वच्छता को लेके 2014, ध्यान रखिएगा कब, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। और स्वच्छ शरीर, देखिए इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, साफ जल, साफ वायु, स्वच्छ वातावरण, इसकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 2014 से अभी तक कंटिन्यू है। तो आइए हम कुछ चित्रों को देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। चित्र 1 है यह है रेगिस्तान का चित्र। चित्र 2 है, यह है समुद्र तटीय इलाका, जिस तटीय क्षेत्र इसको कहते हैं। और ये आप कह सकते हो कि जैन उसका दृश्य है किसका, नौका विहार का। नौका विहार ये जैन समुद्री तटीय, और ये जैन पठारी भागों का दृश्य है ये वाला। और फिर इसी तरीके से ये मैदानी भाग में देख रहे हो 5 नंबर चित्र कितने घने हैं, और ये पहाड़ी भागों में चाय की खेती, चाय के बागान हैं। फिर उसके बाद आप जैन इधर 7 नंबर चित्र में देख सकते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके से मकान बने हुए हैं। और उसके बाद आप ये देखिए समुद्र में किस तरीके से ये जैन मौज मस्ती करते हुए आपको मिलेंगे। ये पहाड़ी भागों में भेड़ पालन, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये बर्फबारी हो रखी है, तो आप ये 10वें चित्र में देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह अध्याय समाप्त हुआ, और अगली वीडियो में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद।